Hello students and welcome back to our channel Brigu Academy, one step solution for all your study needs। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 12 और उससे रिलेटेड सारे फॉर्मूलेज मैं बहुत कम टाइम के अंदर आपको आज याद करवाने जा रहा हूं। तो सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें, आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जब भी इलेक्ट्रिसिटी में कोई डाउट हो, एक शॉर्ट वीडियो फटाफट से इसको देखिए और सारे फॉर्मूलेज रिवाइज कीजिए। तो हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस से। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ता है। मैं डेफिनेशंस पे स्टिक नहीं करूंगा, मैं फॉर्मूला सारे डिस्कस करूंगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है आपका वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला नंबर 1, वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज। डेफिनेशन जब आप याद करोगे ना कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वो क्या होती है, उसके अंदर स्टोर हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, पोटेंशियल एनर्जी सप्लाई करने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ता है। तो ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। एक क्वांटिटी लेके चलेंगे, अगर 10 लेके आए हो तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसकी यूनिट होती है आपकी वोल्ट। इसको मेजर करते हैं, मैं यहाँ पे ऐसा यूनिट छोटी लिख देता हूं, और मेजर किससे करते हैं? वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर जो आपका होता है, मैं बाद में बताऊंगा ये कैसे करेक्ट किया जाता है। आपका वोल्ट मीटर जब हम करेक्ट करते हैं तो ये हमारा करेक्ट किया जाता है पैरेलल में। इसे कैसे करेक्ट करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और उसके पीछे का रीजन वैसे बड़ी वीडियो में मिल जाएगा जो इसकी पूरी डलेगी, लेकिन फिर भी बताता हूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहती है, आप याद रखना। चलिए उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। किस हिसाब से हमारे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं पर यूनिट टाइम के अंदर। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम बोल सकते हैं I is equal to Q upon T, that is formula number 2। रेट मतलब टाइम से डिवाइड करना है। किसका रेट? फ्लो ऑफ चार्जेस का। इसकी SI यूनिट आपकी होती है एम्पियर, और इसको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपके क्वेश्चन ज्यादातर इसी से बनेंगे, फॉर्मूला से बनेंगे। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आते हैं सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले आते हैं, तो आपको ये फॉर्मूलेस बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए और क्वेश्चन बहुत इजी आएगा, बेसिक आएगा, बोर्ड के एग्जाम्स में इसकी गारंटी मेरी है। तो मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं एमीटर। एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और एमीटर किसमें कनेक्टेड किया जाता है? सीरीज में, क्योंकि सीरीज में हमारा करंट क्या रहता है? कांस्टेंट। सीरीज में करंट क्या रहेगा हमारा? कांस्टेंट। और पैरेलल में क्या कांस्टेंट रहेगी? हमारी वोल्टेज। अब हम बात करते हैं इन दोनों की कॉम्बिनेशन से। ओम्स ने ओम्स लॉ दिया। उसने क्या बोला कि जो करंट आपका जनरेट होगा किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। The current generated in a circuit is directly proportional to the applied voltage। जितना ज्यादा वोल्टेज या बैटरी आप अप्लाई करोगे उतना ज्यादा करंट जनरेट होगा, ये बोला ओम्स लॉ ने। और इसका ग्राफ बनाया है यहाँ पे, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ। वो क्या है उसका? स्ट्रेट लाइन। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ क्या है उसका? स्ट्रेट लाइन। आप यहाँ देखिए ना, ये I और V एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रहता है। अब जब प्रोपोर्शनल साइन हटा तो एक कांस्टेंट निकल के आया, और वो कांस्टेंट क्या था हमारा? R। और इसको जब रीअरेंज किया, V is equal to IR, ये हो गया आपका फॉर्मूला नंबर 3। प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आ रहा था वो था हमारा R, तो फॉर्मूला हो गया V is equal to IR। ये दिया ओम्स लॉ ने। उसके बाद अब आपने ये R पढ़ा, R को क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टेंस। R को बोलते हैं रेजिस्टेंस या ओम्स लॉ कांस्टेंट। इसे ओम्स लॉ कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब रेजिस्टेंस जो होता है चार चीजों पे डिपेंड करता है, याद कीजिए। लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ द मटेरियल पे। जिसमें से मैं आपको बताता हूं, रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और जब इन दोनों को मैंने कंबाइन किया तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब बच्चों प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो क्या आता है? कांस्टेंट आता है। और यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो नया कांस्टेंट आएगा, R is equal to rho L by A।
तो रो क्या है यहाँ पे, एक नया कांस्टेंट जिसको हम किस नाम से जानते हैं, रेजिस्टिविटी के नाम से जानते हैं। अब आर की यूनिट, इसकी एसआई यूनिट आपकी होती है ओम। ओम ने बनाया था तो ओम के नाम पे सिंबल होता है आपका ये ओम का सिंबल। इस तरीके से हम बनाते हैं, इसको आप याद कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस जो है ना 4 चीजों पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ द मटेरियल पे। अब टेम्परेचर और नेचर तो आपने लिया नहीं, तो टेम्परेचर और नेचर पे कौन डिपेंड करेगा, ये जो नया कांस्टेंट आया है ये रेजिस्टिविटी का, ये कांस्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर और नेचर ऑफ द मटेरियल। अलग अलग टेम्परेचर, पहाड़ों पे ठंडे टेम्परेचर में अलग होता है, गर्मियों में रेगिस्तान में अलग होता है। और नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब है वो किससे बना है, वो लकड़ी से बना है, वो प्लास्टिक से बना है, वो मेटल से बना है, वो सिल्वर से बना है, वो कॉपर से बना है, वो एल्यूमिनियम से बना है। सब में अलग अलग करंट फ्लो करता है, रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, इसलिए रेजिस्टिविटी भी उसकी अलग अलग होती है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। इसका फॉर्मूला आप यहीं से ड्राइव कर सकते हो, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू रो L बाय A। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपका क्या निकल के आ जाएगा यहां से, R A बाय L। ये फॉर्मूला हो गया हमारा रेजिस्टिविटी का, रो इज इक्वल टू R A बाय L। सर अब इसकी यूनिट क्या होगी, देखो यूनिट में बहुत इजीली आपको बताऊंगा। ऐसा यूनिट क्या होगी, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। और लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर। मीटर से मीटर कट गया, इसकी यूनिट क्या बन गई, ओम मीटर। ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, किस किस पे, टेम्परेचर और नेचर ऑफ द मटेरियल या नेचर ऑफ द कंडक्टर यूज्ड। अब जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो दो तरीके के आते हैं, या तो रेजिस्टेंस को वो सीरीज में लगा देगा या रेजिस्टेंस को वो पैरेलल में लगा देगा। एक्चुअल में रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो आप ये पढ़ोगे, रेजिस्टेंस ऐसी प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट को रोकती है या करंट के फ्लो को अपोज करती है। तो करंट के फ्लो को अपोज करेगी मतलब जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते चले जाओगे तो कंबाइंड ओवरऑल रेजिस्टेंस हमारा क्या लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। यहाँ पे मैंने एक चीज लिखती है, I remains constant। सीरीज के अंदर करंट हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट। ये डेरिवेशन में आपको काम आएगा, इसकी डेरिवेशन आप दूसरी वीडियो में देखेंगे, फॉर्मूला कहां से आया, और ये आपको वहां यूज होता हुआ दिखाई देगा। आपको हमेशा याद रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट कांस्टेंट रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज कांस्टेंट रहती है। तो जब आपने बहुत सारे रेजिस्टेंस लगा दिए सीरीज में, सीरीज मतलब एक वायर था मेरा, ये वायर है, मैंने यहाँ पे लगा दिया, 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 एक साथ 5-6 रेजिस्टेंस लगा दिए, तो उस पूरे सर्किट का कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या आएगा, जो भी आपने रेजिस्टेंस लगाए हैं उनका सम कर दो, बस उन सबको ऐड कर दो एंड सो ऑन। तो ये आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकल के आएगा जो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस होगा। अब अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट है, सीरीज में कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, ऐसे 1 2 3 ऐसे सो ऑन, ये R1 R2 R3। अगर हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं पैरेलल, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आप कैसे बना सकते हो, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, एक सेम पॉइंट से निकलने वाले और वापस में जाके बाद में सेम पॉइंट पे मर्ज होने वाले, ये रेजिस्टेंस क्या हुआ है हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन, R1 R2 R3। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जैसे सीरीज में RS था, पैरेलल में हम RP लिखेंगे, जो किसके बराबर होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है 1 रेसिप्रोकल या रेसिप्रोकल्स का सम। तो ये थे हमारे सारे के सारे फॉर्मूलाज। अब इसके साथ हीटिंग इफेक्ट वाला और पावर का मैं फटाफट से कराता हूं, आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ लास्ट के फॉर्मूलाज डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा है हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रिसिटी। जब करंट फ्लो करता है तो साथ में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सर कहां प्रोड्यूस होती है, अरे भाई इलेक्ट्रिक हीटर नहीं आते, मोटर्स नहीं होती, गर्म नहीं हो जाती, आपका फोन गर्म नहीं हो जाता, तो ये सब क्या है, जब करंट फ्लो करता है तो वो हीट भी प्रोड्यूस करता है। मैं आपको ना हमेशा बताता हूँ, एनर्जी जो होती है ना आपकी, एनर्जी जो होती है हमेशा किसके बराबर होती है, वर्क डन के बराबर। एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क डन। तो मैं यहां से फॉर्मूला ड्राइव कराता हूं चुटकियों में आपको। तो हीट एनर्जी क्या होगी, वर्क डन के बराबर होगी। सर वर्क डन तो हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा ही नहीं, जरा इधर ध्यान से देखो, ये सारे फॉर्मूले अभी हमने डिस्कस किए पिछले बोर्ड पे, जो मैंने उसको रीज किया। तो V = W/Q, तो W को VQ लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज
मूव। तो W को यहाँ क्या लिख सकते हैं, V क्यूब। तो वर्क डन की जगह मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, V क्यूब। ओके, दैट्स इट सर, बिल्कुल सही समझ में आया कि इसको वर्क डन के प्रोपोर्शनल रख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी की यूनिट हमेशा सारी जूल्स होती है जो वर्क डन के बराबर होती है। तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला आ गया V क्यूब, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में होता है V क्यूब। अब सर I इज इक्वल टू Q बाई टी, हाँ ये आपने पढ़ाया था कि करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट किसके बराबर होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। वहां से Q की वैल्यू आ जाएगी IT। तो क्या यहाँ पे मैं Q की वैल्यू डाल सकता हूँ? तो Q की वैल्यू अगर आप यहाँ पे डालोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, VIT। दैट्स योर फर्स्ट फॉर्मूला फॉर हीट जनरेटेड इन एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर। इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा तो क्या हीट जनरेट होगी, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, टाइम के टर्म्स में। इन तीनों के टर्म्स में जो इलेक्ट्रिसिटी की टर्म्स है हीट का एक फॉर्मूला आया। क्या सर इस फॉर्मूले को और चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। V की जगह आप क्या वैल्यू डाल सकते हो, V इज इक्वल टू IR। आपने ओम्स लॉ से पढ़ा, तो जरा डालिए वैल्यू V की जगह IR इंटू I इंटू टी। सर एक और फॉर्मूला निकल के आ गया, I इंटू I स्क्वायर RT। V की जगह IR, IT सेम एज इट इज। ये हो गया आपका हीटिंग इफेक्ट का सेकंड फॉर्मूला, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी बुक में ज्यादातर ये वाला फॉर्मूला गिवन है। कभी अगर आपको वोल्टेज गिवन हो तो आप ये लगाओ, आपको रेजिस्टेंस गिवन हो तो आप ये लगाओ। एक और फॉर्मूला मैं यहाँ से आपको ड्राइव करा सकता हूँ, H इज इक्वल टू I। I की वैल्यू देखो यहाँ से क्या हो जाएगी, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू है, I स्क्वायर की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, V स्क्वायर बाय R स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाइड बाय RT सेम एज इट इज। R से R कैंसिल, और तीसरा फॉर्मूला आपका आ गया V स्क्वायर बाय RT। आप बोलोगे सर आपने एक फॉर्मूला बता दिया था, तो ये तीन फॉर्मूले क्यों बताए? बच्चों आपको आना चाहिए कि तीन आप कहां से रहे। मान लो अगर आपको रेजिस्टेंस नहीं गिवन और तीन चीजें गिवन है, वोल्टेज, करंट और टाइम, तो ये लगाओगे आप। अगर आपको वोल्टेज नहीं गिवन, करंट, रेजिस्टेंस और टाइम गिवन है, तो ये लगाओगे आप। अगर आपको करंट नहीं गिवन और आपको वोल्टेज, रेजिस्टेंस और टाइम गिवन है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये थे हमारे हीटिंग इफेक्ट के फॉर्मूले। पावर, सर पावर से तो याद आया, ये तो हमने 9th में भी पढ़ा था। पावर क्या होता था, रेट ऑफ डूइंग वर्क। 8th में भी पढ़ा था। वर्क डन हम किस स्पीड से करते हैं वो हमारी पावर है। कोई काम बहुत जल्दी कर देता है तो वो ज्यादा पावरफुल है, कोई स्लो करता है तो वो थोड़ा कम पावरफुल है, ऐसे हम बोलते हैं। तो पावर को हम क्या बोलते हैं, पावर का सिंबल P। पावर की यूनिट अभी बताऊंगा। हीट एनर्जी की इसकी यूनिट आपकी क्या होती है, जूल ही होती है। जो आपकी वर्क डन की यूनिट होती है वही इसकी भी यूनिट होती है, जूल्स। अब बात आती है पावर। पावर से हमने पढ़ा था रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क डन अपॉन टाइम। बिल्कुल सही पढ़ा था आपने। अब आपने वर्क डन के फॉर्मूले हीट एनर्जी के टर्म्स में निकाले, तो मैं वर्क डन की जगह है ना बार बार, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। वर्क डन, ये सारा वर्क डन ही है जो हीट जनरेट करेगा। तो मैं ये फॉर्मूला का यूज करके देखो ये फॉर्मूले ड्राइव करता हूं फटाफट से। तो पहला आपने वर्क डन का फॉर्मूला निकाला था VIT। तो वर्क डन की जगह डालेंगे VIT अपॉन T, T से T कैंसिल, पावर इज इक्वल टू VI। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू VI। चलिए दूसरा फॉर्मूला निकालते हैं पावर का। अब की बारी से वर्क डन की वैल्यू ये डाल दो, I स्क्वायर RT अपॉन T, T से T फिर कैंसिल। तो पावर का नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया I स्क्वायर R, दैट इज फॉर्मूला नंबर 2। अब की बारी पावर की जगह से जो तीसरा फॉर्मूला निकाला था ये डाल दो, वर्क डन की जगह V स्क्वायर T बाय R और डिवाइडेड बाय T, T से T कैंसिल। पावर का तीसरा फॉर्मूला V स्क्वायर बाय R, दैट्स इट। ये तीन फॉर्मूले आपके पावर के भी बड़ी आसानी से ड्राइव हुए। किन से, जो आपने ये फॉर्मूले याद करे थे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये स्टार्टिंग के फॉर्मूले V इज इक्वल टू W बाय Q, I इज इक्वल टू Q बाय T और V इज इक्वल टू IR। अब ये तीन फॉर्मूले हो गए। सर इसकी यूनिट तो बता दो। तो बच्चों मैं इसकी यूनिट बताता हूं। इसकी SI यूनिट होती है आपकी वॉट, WA+T, वॉट नहीं, वॉट यूनिट होती है इसकी, वॉट WA+T। ये आपकी SI यूनिट हो गई। अब हम आते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता क्या सर, ये कॉमर्शियल क्या होता है, ये बच्चे आप आगे बहुत सीखोगे कॉमर्शियल के बारे में। कॉमर्शियल होता है जो बिकता है, जो सेल होता है मार्केट में प्रॉफिट और लॉस के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी बिकती है, बिल्कुल बिकती है, हमारे घरों में आती है, यूनिट के हिसाब से बिल आता है। केजरीवाल ने 200 यूनिट फ्री करी हुई है, जो दिल्ली के हमारे सीएम है। तो 200 यूनिट फ्री कर रखे। तो यूनिट क्या है, कॉमर्शियल यूनिट है, वो जो बिजली बेचने में काम आती है। तो वो एक यूनिट होती कितनी है सर, एक्चुअल में हमें तो पता ही नहीं वो कितनी यूनिट होती है। वो होती है 1 किलोवाट आवर। तो ये यूनिट किसकी है,
कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये यूनिट होती है आपकी एनर्जी के टर्म्स में। किसके टर्म्स में होती है ये? एनर्जी के टर्म्स में। सर ये किलोवाट आवर कैसे आया, मैं आपको बताता हूं कैसे आया। चलिए, वर्क डन क्या होता है, अभी आपने पढ़ा, पावर का फॉर्मूला पढ़ा, वर्क डन अपॉन टाइम। ओके, अब मैं वर्क डन को यहां से निकाल सकता हूं। वर्क डन कितना होगा? पावर इंटू टाइम। कोई डाउट? चलिए, वर्क डन ही क्या है हमारी? एनर्जी। और पावर का ऐसा यूनिट अभी हमने क्या पढ़ी? वॉट। पावर की यूनिट क्या पढ़ी हमने? वॉट। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड्स। वॉट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? किलोवाट में। और सेकंड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? आवर। क्योंकि वॉट और सेकंड बहुत छोटी यूनिट होती है। अब आपका पंखा चल रहा है तो पंखा क्या 50 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा? नहीं, मुश्किल से 1 यूनिट भी कंज्यूम नहीं करता है पूरे दिन में। तो 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर, मतलब 1000 वॉट 1 घंटे तक यूज होगी, तब जाकर 1 यूनिट ऑफ पावर बनेगी। तो थोड़ा बड़ी यूनिट होती है वो। तो अब इसको 1 किलोवाट आवर को, तो ये कौन सी यूनिट है? वॉट और सेकंड, ये आपकी एसआई यूनिट है। जब आपने वॉट और सेकंड को मल्टीप्लाई किया तो आपको एनर्जी की यूनिट मिली। मतलब एनर्जी की यूनिट आपकी क्या होती है? जूल्स। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल, दैट इज वॉट सेकंड। तो 1 जूल 1 वॉट सेकंड के बराबर होगा। वर्क डन की यूनिट जूल, पावर की यूनिट वॉट, टाइम की यूनिट एसआई यूनिट सेकंड। एसआई मतलब जो सबसे स्टैंडर्ड यूनिट यूज करते हैं हम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। अब सर ये 1 किलोवाट आवर कितना होता है ये तो बता दो। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 1 किलोवाट मतलब 1000 वॉट। 1 किलोवाट में 1000 वॉट होगी। 1 आवर में कितने सेकंड होंगे? 60 इंटू 60 सेकेंड्स, मतलब 3600 सेकेंड्स। तो ये कितना हो गया? 1000 इंटू 3600 वॉट सेकेंड्स। वॉट की जगह वॉट, सेकेंड्स की जगह सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 और 3 जीरो मिलकर बनाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वॉट सेकेंड। और वॉट सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं? जूल्स भी लिख सकते हैं। वॉट सेकेंड किसके बराबर है? आपका जूल। तो एक यूनिट ऑफ एनर्जी आपकी 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स के बराबर होती है। बड़ा आसानी से सभी ने समझ लिया कि कैसे इसको मैंने डिराइव करके दिखाया। तो ये थे आपके सारे बेसिक फॉर्मूलेज। जब भी कोई भी डाउट हो वीडियो को ओपन कीजिए, नोट्स बनाइए। सिर्फ ऐसा नहीं देख लिया समझ में आ गया, एक बार खुद भी इसको नोट्स में आप लिखिए फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच।